दोस्तों 19 फरवरी को लॉस एंजलिस के डाउनटाउन के सीसिल होटल के कर्मचारी सैंटियागो लोप्स छत पर पानी की टंकी को चेक करने पहुंचते हैं क्योंकि होटल गेस्ट पिछले कुछ दिनों से शिकायत कर रहे थे कि होटल के पानी का प्रेशर काफी कम है और पानी से काफी गंदी बदबू भी आ रही है। लेकिन जब होटल कर्मचारी पानी की टंकी का ढक्कन उठाते हैं तो वो जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। होटल की पानी की टंकी के अंदर एक लड़की की लाश तैर रही होती है और उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों इस लड़की का नाम था एलिजा लैम, जो कि पिछले 19 दिनों से होटल से लापता थी। तो कैसे एलिजा लैम होटल की पानी की टंकी के अंदर इस हालत में पहुंची, क्या है उसकी ये स्टोरी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंकल टूना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम इस चैनल पर सिर्फ हॉरर और मिस्ट्री कंटेंट ही डालते हैं। तो आज हम जानेंगे एलिजा लैम का मिस्टीरियस केस। एलिजा लैम का असली नाम लैम होई था, लेकिन लिखने के लिए वो अपना नाम एलिजा लैम ही लिखती थी। एलिजा लैम का जन्म कनाडा में वैंकूवर में हुआ था। उसके माता पिता चाइना से वैंकूवर में आकर बसे थे और वहीं पे अपना एक छोटा सा होटल चलाते थे। बात करें एलिजा लैम की स्टडीज की तो एलिजा लैम स्टडीज में काफी अच्छी थी और ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टूडेंट थी। पढ़ाई के अलावा एलिजा लैम की आर्ट्स, क्रिएटिविटी और बुक्स वगैरह पढ़ने में भी काफी दिलचस्पी थी। एलिजा लैम को हारुकी मुराकामी राइटर, जो कि एक जापानीज राइटर हैं, उनकी बुक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता था। दोस्तों एलिजा लैम का टम्बलर पर एक ब्लॉग चैनल भी था जिसमें वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया करती थी। अपने ब्लॉग की पोस्ट में वो अकेलेपन पर, रिश्तों पर बातें करती थी। उसकी पोस्ट में काफी गहराई वाली बातें होती थी जिसमें हमें पता चलता है कि उसका जो जीवन देखने का नजरिया था वो लोगों से कितना अलग था। अलीजा अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहती थी। उसे घूमने फिरने का काफी शौक था। कुछ समय तक उसने अपने आसपास के शहरों को एक्सप्लोर किया और जनवरी 2013 में अलीजा अमेरिका के वेस्ट कोस्ट लाइन का एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करती है। ये एक सोलो एडवेंचर ट्रिप था जिसमें वो सबसे पहले सैन डिएगो, बाद में लॉस एंजलिस, बाद में सेंटा क्रूज और बाद में सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों को एक्सप्लोर करेगी। ये उसकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा सोलो ट्रिप था। एलिजा अपने इस सोलो ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन जो एलिजा के माता पिता थे वो नहीं चाहते थे कि वो इस ट्रिप को अकेली करे। लेकिन एलिजा ने जिद पकड़ ली कि वो इस ट्रिप को अकेले ही करेगी, तो माता पिता को अपनी बच्ची की जिद के आगे झुकना पड़ा। लेकिन उन्होंने एलिजा से प्रॉमिस मांगा कि वो उनको रोज फोन करेगी। एलिजा ने भी प्रॉमिस किया कि वो अपने माता पिता को रोज फोन किया करेगी। तो एलिजा के माता पिता ने उसे अकेले ट्रिप करने की इजाजत दे दी। एलिजा अपनी ट्रिप पर निकल गई। उसने अपनी ट्रिप को वेस्ट कोस्ट एडवेंचर का नाम दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप बन जाएगा। सबसे पहले एलिजा सैन डिएगो पहुंचती है। वहां वो घूमती फिरती है, सोशल मीडिया पर अपनी पिक्स वगैरह डालती है और बाद में वो अपनी अगली मंजिल लॉस एंजलिस की ओर निकल पड़ती है, जहां वो 26 जनवरी 2013 को पहुंचती है। वहां वो एक दो दिन लॉस एंजलिस में ही घूमती है इधर उधर। बाद में 28 जनवरी को वो स्कैड्रियो इलाके में 640 साउथ मेन स्ट्रीट में बने सीसिल होटल में चेक इन करती है। दोस्तों ये जो सीसिल होटल था ये अपने डाउनटाउन की लोकेशन और सस्ते रेट्स के लिए काफी फेमस था, लेकिन इस होटल की एक डार्क हिस्ट्री भी थी जो शायद एलिसा को नहीं पता थी। 1924 में बना ये सीसिल होटल किसी टाइम लॉस एंजलिस की शान हुआ करता था। इस होटल में काफी अमीर लोग ठहरा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस होटल की शान में काफी गिरावट आई और ये होटल एक सस्ते किराए वाले होटल में बदल गया। इस होटल में लॉस एंजलिस के जितने भी क्रिमिनल्स थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, जो लोग बेघर थे, जो लोग सड़कों पर रहा करते थे, जो एक होम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस होटल में एक कमरे को अफोर्ड करके रह सकते थे। इतना चीप इस होटल का जो किराया था वो हो गया था। लेकिन इस वजह से इस होटल की रेपुटेशन पर काफी असर पड़ा और इस होटल का नाम काफी हॉरर और क्रिमिनल इंसिडेंट्स के साथ जुड़ने लगा। इसमें काफी मर्डर्स, सुसाइड्स और ड्रग्स लेने की वजह से काफी लोगों की मौतें भी हुई। 1980 में रिचर्ड रैमिरेस, जो कि अमेरिका का एक सीरियल किलर है, उसने लॉस एंजलिस में लगभग 13 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। उसे नाइट स्टॉकर भी कहा जाता था। वो कई बार रात को खून से लथपथ इस होटल में लौटा था, यानी कि इस होटल में इस खतरनाक सीरियल किलर का भी रहन बसेरा था।
इसी तरह 1990s में जैक unterweger नाम के एक सीरियल किलर का भी ये होटल ही ठिकाना था। एक बार इस होटल की 9वीं मंजिल से एक महिला ने छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसमें एक राहगीर की भी मौत हो गई। यानी कि जब वो औरत ने उस 9वीं मंजिल से छलांग लगाई तो वो ऊपर से इस राहगीर के ऊपर गिर गई, जिससे इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। होटल की जो पूर्व मैनेजर एमी प्राइस हैं, उनका कहना है कि उनके कार्यकाल के 10 साल में इस होटल में लगभग 80 लोगों की मौत हुई और जो गेस्ट्स हैं वो अक्सर शिकायत करते थे कि उनको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। 2011 में सीसेल होटल का कुछ हिस्सा स्टे ऑन मेन नाम से रीब्रांड किया गया ताकि इस होटल की छवि को सुधारा जा सके, लेकिन इस होटल के जो डरावने किस्से थे वो अभी भी लोगों में काफी मशहूर थे। इसके अलावा ये जो होटल स्कैड्रू इलाके में था वो अमेरिका के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। इस इलाके के करीबन 50 ब्लॉक्स में 4400 से ज्यादा बेघर लोग थे। इस इलाके में क्राइम रेट भी काफी ज्यादा था। लीजा जब इस होटल में चेक इन करती है तो उसे इस होटल के 5th फ्लोर में एक शेड हॉस्टल रूम मिलता है, जो कि होटल के सस्ते स्टे ऑन मेन का हिस्सा था। लीजा ये रूम दूसरे मेहमानों के साथ शेयर कर रही थी। इसी दौरान लीजा अपने टम्बलर पर एक पोस्ट डालती है कि वो लॉस एंजलिस में पहुंच गई है और उसके पास वाली बिल्डिंग काफी अजीब है, यानी काफी चमकदार है। वो 1928 में बनी थी। उसमें आर्ट डेको स्टाइल है, यानी कि वो बहुत क्लासी लगती है और उसे लगता है कि बज़ लर्मन को द ग्रेट गैट्सबी फिल्म भी यहीं शूट करनी चाहिए। अलीजा का बिहेवियर शुरुआती दौर में अपने फीमेल रूममेट्स के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो अपने रूममेट्स को होटल के कमरे से बाहर निकालकर खुद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती थी और कई बार गो अवे, गो होम, गेट लॉस्ट जैसे नोट्स को अपनी रूममेट्स के बेड पर छोड़ देती थी। अलीजा की इन हरकतों से तंग आकर जो फीमेल रूममेट्स थी उन्होंने होटल मैनेजमेंट को शिकायत की और इस शिकायत पर रिएक्ट करते हुए 30 जनवरी को होटल मैनेजमेंट ने अलीजा को होटल के एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। प्रॉमिस के मुताबिक अलीजा हर रोज अपने पेरेंट्स को फोन करती थी और अपने इस ट्रिप के बारे में उनको बताती थी कि वो इस ट्रिप को करके बहुत खुश है। 30 जनवरी को भी अलीजा ने अपने पेरेंट्स को फोन किया और अपनी ट्रिप के बारे में और अपने दिन के बारे में सारा बताया और कहा कि कल वो 31 जनवरी को इस होटल से चेकआउट कर लेगी और अगली अपनी जर्नी सेंटा क्रूज के लिए अपने होटल से निकल पड़ेगी। लेकिन 31 को लीजा का फोन नहीं आया उसके घर वालों को और बाद में उन्होंने वेट किया, कॉल लगाने की कोशिश भी की, लेकिन अलीजा का फोन नहीं लगा। जब 1 फरवरी को भी अलीजा का फोन नहीं आया तो घर वालों ने परेशान होकर होटल मैनेजमेंट को कॉल किया और वहां से उन्हें पता चला कि अलीजा ने होटल से चेक इन तो नहीं किया, लेकिन अलीजा अपने कमरे में भी नहीं है। इस बात से और ज्यादा परेशान होकर अलीजा के माता पिता ने लॉस एंजलिस पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस हरकत में आई और उसने होटल मैनेजमेंट से पूछताछ करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि अलीजा को आखिरी बार द लास्ट बुक स्टोर में देखा गया है। बुक स्टोर की मैनेजर ने बताया कि अलीजा अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स खरीदने आई थी। वो काफी खुश लग रही थी। गिफ्ट्स खरीदने के बाद अलीजा होटल में वापस चली गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद के साथ होटल की छानबीन की। होटल के कमरे, बेसमेंट और छत तक को तलाशा गया, लेकिन अलीजा के लैपटॉप, उसके पर्स और उसके आईडी कार्ड के अलावा और कुछ नहीं मिला। अलीजा भी गायब थी और उसके जो कमरे की चाबी थी वो भी गायब थी। अलीजा का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। अलीजा की कोई खबर ना मिलने के कारण पुलिस ने अलीजा के जो मिसिंग पोस्टर थे उसकी तस्वीर के साथ पूरे शहर में छपवा दिए। जब ये रिपोर्ट मीडिया के सामने आई तो मीडिया के जरिए ये जो केस था पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस साथ साथ होटल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज की भी जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस के हाथ 31 जनवरी 2013 के रात की 10 बजे की 4 मिनट की एक सीसीटीवी फुटेज लगी, जिसमें अलीजा लैम कभी लिफ्ट के अंदर जाती थी, कभी लिफ्ट के बाहर जाती थी, कभी लिफ्ट के बटन्स को जोर से दबा रही थी तो कभी लिफ्ट के कोनों में छिप रही। आप वीडियो फुटेज देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अलीजा किसी से छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ अलीजा के अलावा और कोई भी नहीं है। और एक और हैरानी की बात इसमें नोट करने की है कि 4 मिनट की सीसीटीवी फुटेज में एक बार भी लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अलीजा को आखिरी बार इसी लिफ्ट के कैमरे में देखा गया। इसके बाद वो होटल के किसी कैमरे में नहीं दिखी। लिफ्ट से निकलकर अलीजा कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता चला। अलीजा के गायब होने के 2 हफ्ते के बाद 13 फरवरी को एलएपीडी ने ये वीडियो पब्लिक कर दिया।
पब्लिक होते ही ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो को देखकर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई। कोई कह रहा था कि अलीजा किसी से बचकर भाग रही है, कोई उसे मारने की कोशिश करना चाह रहा था, कुछ ने कहा कि इसके पीछे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का हाथ है, किसी ने कहा कि अलीजा ने ड्रग्स लिए हैं। इसके बाद अलीजा की मेंटल हेल्थ पर भी चर्चा होने लगी। पुलिस की पूछताछ में अलीजा के माता पिता ने बताया कि अलीजा को डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम है। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं। वो कभी भी दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा, कभी भी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अलीजा की बहन ने बताया कि अलीजा को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते थे कि उसे हेलुसिनेशन होने लगते थे, कि उसे ऐसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इन सब प्रॉब्लम्स को काबू करने के लिए वो एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर एंड एंटी साइकोटिक जैसी कई दवाइयां लेती थी। उसके परिवार के मुताबिक उसने अपनी इस बीमारी पर काफी काबू करके रखा हुआ था, और वो अपनी ये दवाइयां पूरे टाइम पर लेती थी। वो अपनी इस ट्रिप के लिए बेहद खुश थी और वो इस ट्रिप को एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब लीजा की होटल वाली वीडियो सामने आई तो उसने सबको सोच में डाल दिया कि आखिर वो इस लिफ्ट में ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है और आखिर वो कहाँ गायब हो गई है। अलीजा को गायब हुए 3 हफ्तों से ज्यादा हो गए थे। इसी बीच होटल गेस्ट ने पानी की सप्लाई को लेकर शिकायत करनी शुरू कर दी। होटल गेस्ट ने बताया कि पानी का प्रेशर कम है और पानी से बदबू आ रही है, उसका स्वाद भी काफी अजीब है और पानी का रंग हल्का भूरा है। जब शिकायतें बढ़ी तो होटल मैनेजमेंट ने मेंटेनेंस कर्मचारी सैंटियागो लोब्स को पाइपलाइन चेक करने के लिए भेजा, लेकिन पाइपलाइन में कोई दिक्कत नहीं मिली। लेकिन ये पानी की प्रॉब्लम अभी भी बरकरार थी, इसलिए 19 फरवरी 2013 को सैंटियागो लोब्स को होटल की छत पर बनी 4 पानी की टंकियों की जांच करने के लिए भेजा गया। 1000 गैलन वाटर की इन टंकियों से ही होटल के किचन में, होटल के कमरों में और कपड़े धोने वाली जगहों पे पानी सप्लाई होता था। जैसे ही लोब्स ने सीढ़ी लगाकर पानी की टंकी के अंदर झांका तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी की टंकी के अंदर अलीजा लैम की लाश तैर रही थी, उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। ये सब देखने के बाद लोपेज घबरा गया और उसने होटल मैनेजमेंट को बताया, जिसके बाद लॉस एंजलिस पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंच गई। 19 दिनों तक पानी के अंदर रहने के कारण लाश इतनी फूल चुकी थी कि उसे पानी की टंकी काट कर बाहर निकालना पड़ा। इतना सब हो गया, लेकिन होटल वालों ने अपने गेस्ट को ये बात नहीं बताई कि वो जिस पानी से नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उसमें एक लाश तैर रही थी। वो होटल के गेस्ट से ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती थी। कुछ ही देर में सभी को पता लग गया कि 19 दिनों से जो लड़की होटल से लापता थी, अलीजा लैम, उसकी लाश पानी की टंकी में मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी होटल मैनेजमेंट की होशियारी कम नहीं हुई। सीसिल होटल में मेहमानों का आना जाना लगा रहा और वो मेहमानों से एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रहे थे, जिसमें लिखा था कि अगर इस पानी से उनकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचता है तो होटल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अलीजा लैम की लाश मिलने के बाद केस ने एक डरावना मोड़ ले लिया था। लोग अब ये सोच रहे थे कि एक सुसाइड है या एक मर्डर। वो लिफ्ट वाली वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है? अलीजा वो अजीब इशारे क्यों कर रही थी? सवाल 100 थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। लॉस एंजलिस के काउंटी कॉर्नर ऑफिस ने 21 फरवरी 2013 में अलीजा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया, लेकिन लाश के सड़ जाने के कारण शुरुआती रिपोर्ट में कुछ साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि मौत के पीछे का कारण क्या है। आखिरकार 20 जून 2013 को कॉर्नर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें एलिजा की मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग को बताया गया। इसके लिए एलिजा की बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर को अहम वजह माना गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बॉडी पर किसी चोट के या सेक्सुअल असोल्ट के निशान नहीं है। उसकी बॉडी के अंदर मेंटल हेल्थ के लिए जाने वाली मेडिसिन के निशान जरूर मिले हैं, लेकिन किसी भी तरह के इल्लीगल ड्रग्स के निशान नहीं मिले। रिपोर्ट में ये भी पता चला कि वो अपनी दवाई की प्रॉपर डोज नहीं ले रही थी, पर ऑटोप्सी रिपोर्ट में एलिजा के एनल एरिया में ब्लड पॉलिंग और इलेक्ट्रल प्रोलैप्स जैसी बातें सामने आई, जिस पर कुछ लोगों ने दावा किया कि एलिजा के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। लेकिन पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लाश के सड़ने और पानी में फूलने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि 19 दिनों तक उसकी बॉडी जो है वो पानी में रहने के कारण काफी गल चुकी थी। ऐसे में एलिजा की डेथ को एक्सीडेंटल बताने के बाद पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि शायद एलिसा को हेलुसिनेशन हुए हो कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो टैंकी में जाकर छुप गई और वहां डूब के मर गई। लेकिन कुछ सवाल अभी भी लोगों के मन में आ रहे थे। अगर एलिजा ने खुद अपनी मर्जी से टैंकी में छिपी है
तो उसने अपने कपड़े क्यों उतारे? कुछ लोगों ने कहा कि उसे हाइपोथर्मिया की वजह से पैराडॉक्सल अनड्रेसिंग हुआ है, जिसमें ज़्यादा ठंड होने के कारण दिमाग भ्रमित होने लगता है और इंसान अपने कपड़े खुद उतारने लगता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को पूरी तरह नकारते हैं। उनका मानना है कि एलिजा का मर्डर हुआ है और उसे किसी सीरियल किलर ने मारा है। लिफ्ट में जैसी वो हरकतें कर रही थी और छुपने की कोशिश कर रही थी, लोगों का मानना था कि वहां कोई था जिससे वो छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कैमरे की रेंज में नहीं आया। छत तक पहुंचने के दो रास्ते थे। एक था छत का मेन दरवाजा, जिस तक होटल की सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता था, पर वो लॉक था। उसे खोलने के लिए कार्ड एक्सेस चाहिए था और उस पर अलार्म भी लगा हुआ था। अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करता तो अलार्म बज जाता। दूसरा रास्ता था फायर एस्केप का, जो कि बाहर की तरफ जंग लगी सीढ़ियां थी, जिसका इस्तेमाल मेंटेनेंस स्टाफ करता था। उस रात को कोई अलार्म नहीं बजा। इसका मतलब है कि एलिजा ने शायद फायर एस्केप का ही रास्ता चुना हो छत पर जाने के लिए। लेकिन फायर एस्केप की सीढ़ियों को रात के अंधेरे में इस्तेमाल करना जोखिम से भरा था, और इसके अलावा मानसिक परेशानी के दौरान, यानी कि अगर वो हेलुसिनेशन में थी, तो वो कैसे 10 फीट ऊंची पानी की टंकी पर बिना सीढ़ी लगाए चढ़ गई और 20 पाउंड का भारी ढक्कन खोल के अंदर चली गई। इन्हीं बातों के कारण मर्डर की थ्योरी ने काफी जोर पकड़ लिया और लोगों ने होटल के इतिहास को नजर में रखते हुए ये थ्योरी बनाई कि होटल में ही किसी खतरनाक अपराधी ने एलिजा को ड्रग्स देकर छत पर ले जाकर मार डाला और फिर उसकी बॉडी को पानी की टंकी में डाल दिया होगा। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट और लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट पर भी ये आरोप लगे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ गड़बड़ है। टेक्निकल एनालिसिस करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो से 53 सेकंड का हिस्सा निकाल दिया गया है और क्लिप को कुछ जगह स्लो भी किया गया है ताकि कुछ हिस्सों को एडिट किया जा सके। इसके अलावा वीडियो में लिफ्ट का दरवाजा इतनी देर तक क्यों खुला रहा, इसके पीछे का लॉजिक भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि होटल स्टाफ खुद इसमें शामिल है, लेकिन लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इन इल्जामों को खारिज कर दिया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी काफी सवाल उठे। बॉडी काफी दिनों तक पानी में रहने के कारण गल चुकी थी और ब्लड सैंपल्स की पूरी तरह जांच नहीं हो पाई थी। इस वजह से ये भी संभावना बनी रही कि शायद कोई ऐसा ड्रग जो एलिजा को दिया गया हो जो जांच में ना आया हो। साथ ही दुष्कर्म और नाखूनों की जांच में मिले रिजल्ट्स को भी पब्लिक नहीं किया गया, जिससे लोगों का शक और भी गहरा होता गया। एलिजा के गायब होने के बाद और उसकी लाश मिलने के बाद भी एलिजा का फोन पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसमें सवाल ये था कि वो फोन गायब हो गया है या किसी ने उसका फोन गायब कर दिया है ताकि पुलिस तक कोई लीड ना पहुंच सके। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एलिजा के मौत के बाद भी टम्बलर पर उसका ब्लॉग अपडेट हो रहा था। कुछ लोग घबरा गए कि शायद ये किसी पैरानॉर्मल शक्ति का काम है, लेकिन बाद में माना गया कि ये टम्बलर के ऑटो पोस्ट फीचर का काम है। इंटरनेट पर एक और थ्योरी सामने आ रही थी। लोग एलिजा की मौत के लिए पाब्लो वर्गेरा पर इल्जाम लगा रहे थे। पाब्लो एक मेटल बैंड का आर्टिस्ट था। एलिजा के गायब होने के कुछ दिनों बाद पाब्लो ने सीसिल होटल के कमरे से ही अपने नए गाने डाइड इन पेन का टीजर रिलीज किया था, जिसमें एक औरत के पानी में डूबने का जिक्र हो रहा था। इसलिए लोगों को लगा कि शायद वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व था, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। इस केस में एक और ऐसी थ्योरी थी जिसने लोगों को काफी हैरान किया। जिस समय एलिजा गायब हुई थी उसी समय सीसिल होटल के कुछ ही दूरी पर स्किड रो इलाकों में ट्यूबरक्लोसिस की एक बीमारी फैल रही थी। हैरानी की बात थी कि उस खास तरह की टीबी की बीमारी की जांच के लिए टेस्ट का नाम लैम एलिजा रखा गया। जब लोगों को ये बात पता चली तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि एलिजा को किसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। कुछ का मानना था कि उसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उस इलाके से बेघर लोगों को खत्म किया जा सके। इस थ्योरी को और हवा तब मिली जब पता चला कि एलिजा ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टूडेंट है, जहाँ ट्यूबरक्लोसिस पर रिसर्च का एक मशहूर सेंटर भी है।
कुछ लोगों ने दावा किया कि एलिजा लैम को उन प्लान्स के बारे में पता चल गया था जो होमलेस लोगों के खिलाफ बनाए जा रहे थे, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इन सब थ्योरीज पर ज्यादा गौर नहीं किया और एलिजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ट्यूबरक्लोसिस होने का कोई सबूत नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने इस डेथ के पीछे सुपरनैचुरल और शैतानी शक्तियों का हाथ बताया, क्योंकि होटल का पुराना इतिहास, वहां हुई सुसाइड्स ने इस थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों की गिनती को बढ़ा दिया। लोगों का ये मानना था कि एलिजा की बॉडी पर किसी इविल स्पिरिट ने पोजेशन कर लिया है और उसे मार दिया है। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि ये मामला 2005 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म द डार्क वाटर से मिलता जुलता है। इस फिल्म की कहानी में भी एक लड़की की लाश अपार्टमेंट के पानी की टंकी में मिलती है। वहाँ के लोगों को अपार्टमेंट का पानी का स्वाद अजीब और गंदा लगने लगता है और फिल्म में इस लड़की का नाम सिसिलिया था, जो कि होटल सीजल के नाम से मिलता जुलता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ये मर्डर उसी फिल्म की नकल करके किया हो, लेकिन इस बात को भी उसी बातों के साथ महज एक इत्तेफाक मान लिया गया। एक और बात अजीब थी कि जिस बुक स्टोर में एलिजा को आखिरी बार देखा गया था, जिसका नाम द लास्ट बुक स्टोर था, उसका पोस्टल कोड V5G4S2 था। जब लोगों ने इस कोड को गूगल मैप्स पर डाला तो ये कोऑर्डिनेट्स उस कब्रिस्तान के थे जहां एलिजा लैम को दफनाया गया था। ये सारी बातें इस केस को और भी मिस्टीरियस बनाती हैं और लोग आज भी विश्वास नहीं करते कि ये सब महज एक इत्तेफाक ही है। 2021 में ये केस एक बार फिर से तब चर्चा में आया जब नेटफ्लिक्स ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसल होटल, जिसमें होटल की एक्स मैनेजर एमी प्राइस, लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट के जासूसों और पत्रकारों के इंटरव्यू दिखाए गए। हालांकि एलिजा के परिवार ने इसमें इंटरव्यू देने और इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत को एक बार फिर से सनसनीखेज होते नहीं देखना चाहते थे। एलिजा की फैमिली एलिजा की मौत के दर्द से कभी नहीं उभर पाई। एलिजा के माता पिता ने 2013 में सीसिल होटल पर एक केस भी किया था कि वो अपने गेस्ट की सुरक्षा नहीं कर पाया था, लेकिन 2015 में ये मुकदमा ये कहकर खारिज कर दिया कि एलिजा की मौत के लिए होटल जिम्मेदार नहीं है। एलिजा लैम की मौत 21वीं सदी की सबसे बड़े अनसुलझे और रहस्यमयी केसेस में से एक है। पुलिस ने इस केस की फाइल को चाहे एक्सीडेंटल ड्रोनिंग बताकर बंद कर दिया हो, लेकिन कई सवाल आज भी हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे और हॉरर और मिस्ट्री केसेस स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर में हम यही दुआ करेंगे कि एलिजा जहां भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले।